कमरे से चिल्लाते हुए सतीश ने कहा, अरे मधु, कहाँ हो? मेरी टाई नहीं मिल रही है। तुमसे कितनी बार कहा है कि कपड़ों के साथ मेरी मैचिंग की टाई निकाल कर रखा करो, पर तुम्हें कपड़ों को मैच करने की बिल्कुल अकल नहीं है। कितनी बार समझा चुका हूं, लेकिन तुम्हारे गोबर जैसे दिमाग में एक बार भी मेरी बात समझ में नहीं आती है। पता नहीं मां ने किस कवाल लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया है। बड़बड़ा हुए सुधीर बाथरूम में नहाने के लिए घुस जाता है। रसोई में पराठे सेक रही सुधीर की पत्नी मधु उसकी आवाज सुनकर डर जाती है। जल्दी से गैस बंद कर घी के हाथ को साड़ी के पल्लू से पहुंचती हुई कमरे में आती है। फटाफट से पति के बताए हुए रंग वाली टाई निकालकर रख देती है और फिर से रसोई में आकर पराठे सेकने लगती है। आधा घंटे बाद ही उसके पति को ऑफिस के लिए निकलना है। आलू टमाटर की सूखी सब्जी पहले ही बना चुकी थी, बस पराठे सेकने बाकी थे। दूसरी तरफ गैस पर चाय उबल रही है। तभी कमरे में पूजा कर रही किशोरी जी बहू को आवाज देती हैं, अरे मधु, मेरे बिना शक्कर वाली चाय बन गई हो तो दे जाओ। जी मां जी, अभी लाई। इतना कहकर फटाफट से मधु अपनी सासू मां की चाय उनके कमरे में ही पहुंचा देती है। मधु पराठे सेक कर टिफिन पैक कर ही रही थी कि फिर से सुधीर की कड़क आवाज पूरे घर में गूंजती है, मधु, तुमने शर्ट पर प्रेस नहीं की। तुम्हें पता है आज मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मुझे यह सफेद वाली शर्ट ही पहननी थी। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ किया था। पता नहीं किस गवार के पल्ले मेरी मां ने मुझे बांध दिया। हड़बड़ती हुई मधु कमरे में आई और अपने पति सुधीर के गुस्से को देखकर दरवाजे पर ही ठिठक के खड़ी रह गई। तो चिल्लाते हुए सुधीर कहता है, अब उधर खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से शर्ट पर प्रेस करो, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। मधु फटाफट से ड्रॉयर से प्रेस निकालकर शर्ट पर प्रेस करने लगती है। तभी किशोरी जी की आवाज आती है, अरे मधु, जरा रसोई में देखो, कुछ जलने की बदबू आ रही है। गैस पर कुछ रखा था क्या? सासू मां की बात सुनकर मधु रसोई की तरफ भागती है। गैस पर चाय चढ़ाकर गई। हड़बड़ी में गैस को धीमा करना भूल गई, जिसकी वजह से चाय छनक कर जल गई और उसकी बदबू रसोई में भर गई। यह देखकर सुधीर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जैसे तैसे शर्ट पर प्रेस करके तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो मधु नाश्ते को लेकर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती है, आप पहले पराठा खा लीजिए, तब तक मैं दोबारा से चाय बनाती हूं। पराठे की प्लेट को डाइनिंग टेबल से नीचे फेंकते हुए सुधीर कहता है, मुझे नहीं करना नाश्ता, एक भी काम ढंग से करना नहीं आता। मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है, मैं अपने ऑफिस में ही नाश्ता कर लूंगा। बेटे के गुस्से को देखकर किशोरी जी कमरे से बाहर आई और कहती हैं, सुधीर, सामने रखे हुए अन्न का अपमान नहीं करते, और तुमने तो उठाकर फेंक दिया। क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? मां से भी गुस्सा होते हुए सुधीर कहता है, तो और क्या करूं? तुमने मेरे पल्ले ऐसी लड़की को बांध दिया है जिससे एक काम ढंग से करना नहीं आता है। जब मैंने उसे कल ही बता दिया था मेरे ऑफिस की मीटिंग है, कल कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन सारा काम गड़बड़ कर दिया। इतना कहकर गाड़ी की चाबी उठाकर गुस्से में सुधीर ऑफिस के लिए निकल गया। सुधीर के गुस्से को देखकर मधु के हाथ पैर कांप गए। नीचे गिरे हुए पराठे को प्लेट में रखकर किचन में रख देती है और अपने कमरे में आकर बैठ गई। किशोरी जी को अपने बेटे का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से बहू काम में लगी है, ये तो बेटे को दिखाई नहीं देता। किशोरी जी बहू के पास जाती हैं, देखती हैं कि मधु बेड पर बैठी बैठी रो रही है। किशोरी जी ने मधु के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, बेटे की बात का बुरा मत मानना, थोड़ा सा चिड़चिड़ा है, लेकिन धीरे धीरे उसे सब समझ में आ जाएगा। आने दो, आज मैं समझाऊं कि बहू से इस तरह से बात क्यों करता है। किशोरी जी के ममता भरे हाथ जब मधु के सर पर पड़े तो वह उनके गले लगकर भभक कर रो पड़ी और उसके दिल की सारी भड़ास निकल गई। कहती है, मां जी, क्या मैं इतनी बुरी हूं? क्या मुझे कोई काम करना नहीं आता है जो सुधीर बार बार मुझे अनपढ़ गवार कहते हैं और बार बार मुझे यही ताना देते हैं कि मुझे कोई भी काम ढंग से करना नहीं आता है? क्या सच में मुझे कोई काम करना नहीं आता? मेरे मामा जी तो कहा करते थे कि मैं सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती हूं, लेकिन जब से शादी हुई है तब से ऐसा लगता है कि मैं सारे काम भूल गई हूं। सच में मुझे कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। किशोरी जी बहू को बड़े ही प्यार से समझाती हैं और कहती हैं, अरे ना बहू, तू तो मेरी बहुत समझदार बहू है, और किसने कहा तुझे काम करना नहीं आता है?
वह तो बेटा ही इतनी हड़बड़ी मचाता है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, वरना तुझे तो सारे काम बहुत अच्छे से करने आते हैं। किशोरी जी ने उसे बड़े ही प्यार दुलार से समझाया, हंसमुख और स्वभाव से सरल। मधु जल्दी ही किशोरी जी की बातों को समझ जाती है। बहू का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बिठा हुई कहती हैं, आओ बहू, अब हम दोनों सास बहू आराम से बैठकर नाश्ता करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं सुधीर को अच्छे से डांट लगाऊंगी। दरअसल सुधीर और मधु की शादी 6 महीने पहले ही हुई है। किशोरी जी 7 महीने पहले अपने मायके गई थी, जहां पर मधु रहती है। मधु दरअसल अपने मामा मामी के इधर रहा करती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसीलिए मामा मामी उसे अपने पास ले आए। मधु एक बहुत ही समझदार और होनहार लड़की थी। उसका पढ़ाई में भी बहुत मन लगता था, लेकिन मामा मामी ये चाहते थे कि जल्दी से उसकी शादी कर दें, उसका घर बसा दें और जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। इसीलिए बीए सेकेंड ईयर में उसकी शादी कर दी थी। किशोरी जी जब उनके घर बैठने के लिए गई तो मधु सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। मधु के मामा किशोरी जी से मधु के लिए रिश्ता पूछते हैं। किशोरी जी को मधु बहुत पसंद आती है, देखने में भी बहुत सुंदर है, काम धाम में तो बहुत होनहार थी। अपने मायके में भी उसने मधु की बहुत तारीफ सुनी थी, इसीलिए वह अपने बेटे सुधीर के लिए मधु का हाथ बेझिझक मांग लेती हैं। हालांकि किशोरी जी के मायके वाले उन्हें मना करते हैं, कहते हैं, किशोरी ये तुम क्या कर रही हो, कहाँ तुम्हारा इतना पढ़ा लिखा लड़का और कहाँ तुम गांव की लड़की से अपने बेटे की शादी कर रही हो। तुम्हारा बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के पद पर कार्यरत है और तुम एक गांव की लड़की से उसकी शादी करवा रही हो। उसके लिए तो शहर की लड़कियों के बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। अरे उसके लिए नौकरी वाली लड़की मिल जाएगी, फिर तुम गांव की लड़की से उसकी शादी क्यों करवा रही हो। तो किशोरी जी कहती हैं, पैसा तो मेरा बेटा बहुत कमा लेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो समझदार हो और पति पत्नी में हमेशा प्यार बना रहे, एक दूसरे का ख्याल रखें। आज के जमाने में पढ़ी लिखी लड़कियां तो मिल जाती हैं, लेकिन समझदार लड़की नहीं मिलती है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि मेरे बेटे सुधीर की शादी मधु से हो। मधु मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सुधीर के मामा सुधीर से भी वही बात करते हैं जो किशोरी जी से की थी। उस समय तो सुधीर ने कुछ नहीं कहा, अपनी मां की पसंद की लड़की से शादी कर ली। देखने में मधु सुंदर थी, लेकिन कहीं ना कहीं शादी के बाद उसके मन में मामा की बात घर कर गई कि मधु गांव की लड़की है ना, तो वह मेरे लेवल की पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही जॉब करती है। शादी के बाद उसके ऑफिस में सभी दोस्तों ने कहा कि सुधीर, तुम्हें तो ऑफिस में ही कोई भी लड़की मिल जाती, फिर तुमने गांव की लड़की से शादी क्यों की। तुम्हारे सामने बैठने वाली रिया तुम्हें कितने दिनों से शादी के लिए बोल रही थी, लेकिन तुमने उससे शादी करने से मना कर दिया था। काश तुम मधु से शादी करने की जगह रिया से शादी कर लेते, तो आज दोनों ऑफिस में एक साथ बैठकर काम कर रहे होते। और तभी से सुधीर के मन में यह सारी बातें घर कर गई और उसे छोटी छोटी बातों में भी मधु में कमियां नजर आने लगी। जब देखो तब वह मधु की बेइज्जती कर देता, उसे कम मांगता। और यह पहली बार नहीं था जब सुधीर ने उसे इस तरह से भरा बुरा कहा हो। उसकी तो यह आदत ही बन गई थी, जब देखो तब वह मधु को उल्टा सीधा सुना देता। जब भी सुधीर मधु से गुस्सा करता, मधु की आंखों में आंसू भर आते। किशोरी जी को बेटे का यह स्वभाव पसंद नहीं आता था। कभी कभी बेटे की बातों को सुनकर लगता, क्या मैंने मधु को चुनकर गलत किया, लेकिन दूसरे ही पल उनका दिल कहता, नहीं, मैंने मधु को चुनकर बिल्कुल भी गलत नहीं किया है। मधु एक बहुत ही अच्छी लड़की है। थोड़ी देर में किशोरी जी मधु के कमरे में जाती हैं, देखती हैं कि मधु कम डककर सो रही है। हाथ पकड़कर देखती हैं, मधु को बहुत तेज बुखार है। बेटे को फोन करती हैं, सुधीर, तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई हो तो ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। मधु को बहुत तेज बुखार है, उसे डॉक्टर के पास दिखा लाना। मां, मेरे ऑफिस का काम शाम तक खत्म होगा, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। एक काम करो, मधु को तुम ही डॉक्टर के पास ले जाना, नहीं तो अभी उसे एक दवाई दे दो, कल मैं लेकर डॉक्टर को दिखा लाऊंगा। कि किशोरी जी मधु को बुखार की एक दवाई दे देती हैं। वह खुद दिखाने नहीं जाती कि जब बेटे ने कहा है तो बहू को वही दिखाने ले जाएगा। कम से कम बेटे को दुख तकलीफ में तो बहू के साथ खड़ा होना चाहिए। यही सोचकर वह बहू को दिखाने नहीं ले जाती।
दूसरे दिन सुधीर छुट्टी लेकर मधु को डॉक्टर को दिखाने ले जाता है। फल की दुकान देखने पर सुधीर उतरकर मधु के लिए फल लेकर आता है। यह देखकर मधु मुस्कुरा देती है तो सुधीर कहता है, माँ कह रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इधर बैठी बैठी हंस रही हो। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और यह फल मैं माँ के कहने से लेकर जा रहा हूँ। ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। निकलते समय उन्होंने ही मुझसे कहा था कि बहू के लिए फल लेते आना। सुधीर की कड़क आवाज सुनकर मधु शांत हो जाती है। मधु घर जाकर देखती है कि उसकी सासू माँ रसोई में खाना बना रही हैं। यह देखकर मधु डर जाती है कहीं ऐसा ना हो कि सुधीर अपनी माँ को रसोई में काम करते देखकर उससे कुछ कहने लगे। इसीलिए जल्दी से हाथ धोकर रसोई में जाती है। कहती है, मां जी मैं रोटियां सेक देती हूं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे तो घर का सारा काम तुम ही करती हो जब से घर में आई हो। मेरा सारा काम छूट गया है, लेकिन आज जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या मैं एक दिन का खाना नहीं बना सकती? तुम दवाई खाकर आराम करो। तो सुधीर कहता है, इतनी भी तबीयत खराब नहीं हुई है जो ये खाना ना बना सके। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अभी डॉक्टर के पास दिखाकर आई है, थोड़ा सा आराम कर लेने दो। मां की बात को अनसुना करते हुए सुधीर मधु से कहता है, ऑफिस से फोन आया था, जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ेगा। जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, कोई गड़बड़ मत करना। हड़बड़ती हुई मधु जल्दी से सुधीर का टिफिन पैक करने लगती है। हर बड़ी में पानी का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। आवाज सुनकर सुधीर कमरे से बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए कहता है, देखो मां, मैंने कहा था ना मधु को एक काम ढंग से करना नहीं आता है, कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देती है। पता नहीं इस अनपढ़ गवार के साथ कैसी अपनी जिंदगी निकालूं। वैसे तो मधु हमेशा सारे काम बहुत अच्छे तरीके से करती थी, लेकिन जैसे ही सुधीर की कड़क आवाज सुनती तो उससे काम बनने की जगह बिगड़ जाते। जल्दी जल्दी में वह कांच के टुकड़े बटोरने लगी, जिससे उसके हाथ में कांच चुभ गया, खून निकलने लगा। लेकिन सुधीर इन सारी चीजों को अनदेखा करके ऑफिस के लिए निकल गया। आज सुधीर के व्यवहार से मधु बुरी तरह से टूट चुकी थी। एक तो उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, ऊपर से सुधीर का चिल्लाना, उसके हाथ में कांच का लग जाना उसे बहुत दुखी कर देता है। रसोई में बैठी हुई मधु सुबक सुबक कर रोने लगती है। किशोरी जी अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हैं। बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा है, कितनी बार बेटे को समझाया लेकिन उसे समझ में ही नहीं आता है। जब देखो तब बहू से उल्टा सीधा बोलता रहता है। वह चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई और मधु भी अपने कमरे में उदास होकर बहुत देर तक बैठी रही। इधर किशोरी जी के मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी। एक तो वह बिन मां बाप की बच्ची को अपने घर की बहू बनाकर लाई है। बचपन से ही उसे अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला और अब उसका पति भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जिससे वह बहुत दुखी रहती है। हमेशा उसे कम मांगता रहता है। यही सोचकर वह बहू को दिखाने नहीं ले जाती। दूसरे दिन सुधीर छुट्टी लेकर मधु को डॉक्टर को दिखाने ले जाता है। फल की दुकान देखने पर सुधीर उतरकर मधु के लिए फल लेकर आता है। यह देखकर मधु मुस्कुरा देती है तो सुधीर कहता है, मां कह रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम इधर बैठी बैठी हंस रही हो। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और यह फल मैं मां के कहने से लेकर जा रहा हूं। ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। निकलते समय उन्होंने ही मुझसे कहा था कि बहू के लिए फल लेते आना। सुधीर की कड़क आवाज सुनकर मधु शांत हो जाती है। मधु घर जाकर देखती है कि उसकी सासू मां रसोई में खाना बना रही हैं। यह देखकर मधु डर जाती है कहीं ऐसा ना हो कि सुधीर अपनी मां को रसोई में काम करते देखकर उससे कुछ कहने लगे। इसीलिए जल्दी से हाथ धोकर रसोई में जाती है। कहती है, मां जी मैं रोटियां सेक देती हूं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे तो घर का सारा काम तुम ही करती हो जब से घर में आई हो। मेरा सारा काम छूट गया है, लेकिन आज जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या मैं एक दिन का खाना नहीं बना सकती? तुम दवाई खाकर आराम करो, तुम्हारी दवाई खाकर आराम करो, तुम दवाई खाकर आराम करो। तो सुधीर कहता है, इतनी भी तबीयत खराब नहीं हुई है जो ये खाना ना बना सके। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अभी डॉक्टर के पास दिखाकर आई है, थोड़ा सा आराम कर लेने दो। मां की बात को अनसुना करते हुए सुधीर मधु से कहता है, ऑफिस से फोन आया था, जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ेगा। जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, कोई गड़बड़ मत करना।
हड़बड़ती हुई मधु जल्दी से सुधीर का टिफिन पैक करने लगती है। हर बड़ी में पानी का गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। आवाज सुनकर सुधीर कमरे से बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए कहता है, देखो मां, मैंने कहा था ना, मधु को एक काम ढंग से करना नहीं आता है, कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देती है। पता नहीं इस अनपढ़ गवार के साथ कैसी अपनी जिंदगी निकालूं। वैसे तो मधु हमेशा सारे काम बहुत अच्छे तरीके से करती थी, लेकिन जैसे ही सुधीर की कड़क आवाज सुनती तो उससे काम बनने की जगह बिगड़ जाते। जल्दी जल्दी में वह कांच के टुकड़े बटोरने लगी, जिससे उसके हाथ में कांच चुभ गया, खून निकलने लगा। लेकिन सुधीर इन सारी चीजों को अनदेखा करके ऑफिस के लिए निकल गया। आज सुधीर के व्यवहार से मधु बुरी तरह से टूट चुकी थी। एक तो उसकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी, ऊपर से सुधीर का चिल्लाना, उसके हाथ में कांच का लग जाना उसे बहुत दुखी कर देता है। रसोई में बैठी हुई मधु सुबक सुबक कर रोने लगती है। किशोरी जी अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी, अगर वह मेरे पास रहेगी तो दवाई का ध्यान रखेगी। इस बात से सुधीर को कोई ऐतराज नहीं होता है और वह कहता है कि कुछ दिनों के लिए तुम मां के कमरे में सो जाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर मधु खुश हो जाती है और आराम से अपने सासू मां के कमरे में बैठकर अपनी पढ़ाई करती है। दूसरे दिन सुधीर मां से कहता है कि मां, मुझे ऑफिस के काम से 2 महीने के लिए बेंगलुरु जाना है, उसके बाद मेरा प्रमोशन होगा और फिर मैं घर पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखूंगा। सुधीर बेंगलोर चला जाता है। इधर मधु अपनी सिविल सर्विसेज के एग्जाम देती है और धीरे धीरे मधु घर के कामों में भी परफेक्ट हो गई। उसे खुद पर कॉन्फिडेंस हो गया है। 2 महीने बाद जब सुधीर घर आता है तो कहता है, मां, मैं घर पर पार्टी देना चाहता हूं जिसमें मेरे ऑफिस के सभी लोग आएंगे। यह एक फैमिली पार्टी है, इसीलिए घर पर कर रहा हूं। और मधु को हिदायत देते हुए कहता है, अच्छे से सारा खाना तैयार रखना, कुछ भी कमी नहीं होना चाहिए और सबके सामने अच्छे से बोलना, नहीं तो तुम अपना गवारपना दिखा दोगी सबके सामने और मेरी नाक कटवा दोगी। और थोड़ा ढंग के कपड़े पहनना, तुम्हारी वजह से दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मधु चुपचाप से सुधीर की सारी बातों को सुन रही है। डाइनिंग टेबल पर किशोरी जी बेटे की सारी बातों को सुन रही हैं। फिर वह मधु का हाथ झजर हुए कहता है, सुन भी रही हो या एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही हो, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु धीमे से कहती है कि कोई गलती नहीं होगी, आप चिंता मत करो, मैं अभी सारा खाना बना लेती हूं। आखिर घर में पहली बार आपके दोस्त खाने पर आ रहे हैं तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। हाँ, कोई कमी होनी भी नहीं चाहिए। मैं अभी नहाने जा रहा हूं, तब तक तुम पूरे घर को सेट करके खाना बनाने की तैयारी करो, वह सभी लोग समय से आ जाएंगे। मधु फटाफट से रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन बार बार वह फोन को चेक कर रही है। इधर किशोरी जी बार बार बहू के पास जाकर पूछ रही हैं, बहू रिजल्ट आया कि नहीं? मां जी, अभी तक तो नहीं आया, दरअसल आज सिविल सर्विसेज के रिजल्ट आने का दिन है, इसीलिए मधु बार बार फोन को चेक कर रही है। एक तरफ तो उसके घर में पहली बार पति के दोस्त खाने के लिए आ रहे हैं तो वह इतना सारा खाना बना रही है, दूसरी तरफ उसका मन अपने रिजल्ट पर लगा हुआ है कि पता नहीं उसका रिजल्ट कैसा आएगा। दिल बड़ा धक धक कर रहा है। फिर मधु कामों में इतना व्यस्त हो जाती है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता। दोपहर होते होते सुधीर के सभी दोस्त अपनी फैमिली के साथ घर आ गए। मधु उन सब से नमस्ते करती है, उसके बाद सबके लिए चाय नाश्ता पानी का इंतजाम करती है। तभी उन्हीं में से एक दोस्त की पत्नी कहती है, अरे मधु, तुम भी आओ ना, हमारे पास बैठो। मैं जब से आई हूं देख रही हूं बराबर काम में लगी हुई हो, ठीक से बात भी नहीं की। यह सुनकर सुधीर को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी कोई गड़बड़ बात कर दे, सबके सामने मेरी नाक कट जाएगी। कहता है, अरे भाभी जी, उसको रसोई में बहुत सारे काम हैं, पहले उसको काम कर लेने दो, फिर आराम से आपके पास बैठेगी। जाओ मधु, पहले खाना लगाने की तैयारी करो। इस तरह से मधु को रसोई में भेज देता। सुधीर की मंशा को किशोरी जी बहुत अच्छी तरह से समझ रही हैं कि वह जानबूझकर मधु को किसी से बात नहीं करने दे रहा है, उसको अनपढ़ गवार समझ रहा है। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, आज मेरी बहू की नौकरी लगवा देना और फिर मैं अपने बेटे को उसकी गलती का एहसास करवाऊंगी कि मेरे हीरे जैसी बहू को अभी तक सुनाता आया है। तभी उन्हीं में से एक दोस्त कहता है,
अरे पता है, मेरी वाइफ ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया है, आज उसका रिजल्ट आने वाला है, वही बार बार फोन पर चेक कर रहा हूं। सुधीर कहता है, अच्छा भाभी जी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, ये तो बहुत बढ़िया बात है। आज रिजल्ट आने वाला है? हाँ, अभी तक आया नहीं, सुबह से इंतजार कर रहा हूं। तभी सुधीर रसोई में आता है और मधु से कहता है, देख रही हो मेरे दोस्त की पत्नियां कितने बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। तुमने तो सिविल सर्विसेज एग्जाम का या उसका नाम भी नहीं सुना होगा। तुम क्या जानो, ये सब बस रसोई में खाना पकाओ, यही सब तुम्हारा काम है। तभी सुधीर को डाइनिंग टेबल पर अपने दोस्तों की बधाइयों की आवाज सुनाई देती है। फिर वह उधर चला जाता है और पूछता है, क्या हुआ? तो सभी कहते हैं, अरे रिजल्ट आ गया है और मेरी पत्नी ने सिविल सर्विसेज को पास कर लिया है। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। तो उसकी पत्नी पूछती है, जरा देखो ना टॉप किसने किया है, पहले नंबर पर कौन आया है? सुधीर का दोस्त कहता है, किसी मधु ठाकुर ने टॉप किया है। मधु ठाकुर का नाम सुनकर सुधीर कुछ समय के लिए सन्न रह गया, क्योंकि मधु ठाकुर उसकी पत्नी का भी नाम है। लेकिन दूसरे ही पल सोचता है, अरे मधु ठाकुर नाम की कितनी लड़कियां होती हैं, उसकी पत्नी अकेली थोड़ी ना है, और वह क्या जाने यह सब, उसने अपनी पढ़ाई कब की छोड़ी हुई है। तभी फोटो देखकर उसका दोस्त कहता है, अरे यह फोटो तो सुधीर की पत्नी की है। अपने दोस्त की यह बात सुनकर सुधीर चौंक जाता है, फटाक से उसके हाथ से फोन लेता है और देखता है कि सच में फोन में जो फोटो लगी है वह उसकी पत्नी मधु की ही है, और टॉप किसी और ने नहीं बल्कि सुधीर की पत्नी मधु ठाकुर ने ही किया है, जिसे देखकर सुधीर को भरोसा ही नहीं होता है। सुधीर के होश उड़ गए, हक्का बक्का खड़ा रह गया। तभी किशोरी जी कहती हैं, क्या देख रहा है बेटा, यह मेरी बहू मधु ही है जिसने सिविल सर्विसेज में टॉप किया है। मैं तो पहले ही कहती थी मेरी बहू हीरा है। हीरा पर एक जौहरी को ही हीरे की परख होती है, हर कोई हीरे को नहीं परख पाता है। अब ऐसी परख हर किसी में थोड़ी ही होती है। सुधीर के सभी दोस्त यह सुनकर कहने लगते हैं, बधाई हो सुधीर, तुमने कभी बताया नहीं कि भाभी जी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। अरे वह तो इतनी पढ़ी लिखी है, अब वह इतनी बड़ी अफसर बनने वाली हैं, और सभी लोग मधु को बधाइयां देने लगते हैं। किशोरी जी गर्व के साथ कहती हैं, हाँ, अब जल्दी ही मेरी बहू एक जिले की अधिकारी बन जाएगी। फिर बेटे की तरफ देखते हुए कहती हैं, अब कोई उसे अनपढ़ गवार नहीं बोलेगा, मेरी बहू सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। मेरे बेटे को भी पछी छोड़ दिया मेरी बहू ने। अपनी मां की बातों को सुनकर सुधीर सम से पानी पानी हो जाता है। उसे अपने हर एक बुरे बर्ताव याद आने लगते हैं कि सच में उसने मधु के साथ कितना गलत बर्ताव किया है, हमेशा उसे नीचा दिखाया है। भला बुरा कहाँ है, अनपढ़ गवार बोला है, कितनी बार मैंने उसे रुलाया है, एक बार भी उससे माफी नहीं मांगी। शायद मैंने ही उसे समझने में गलती कर दी थी। मेरी मां सच कहती थी कि मधु एक बहुत ही होनहार और समझदार लड़की है। शर्म की वजह से सुधीर जमीन में नजरें गड्ढाए हुए हैं। आज उसकी हिम्मत अपनी पत्नी मधु से नजरें मिलाने की नहीं हो रही है। सुधीर के सभी दोस्त मधु की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, सच में आंटी जी तुम्हारे लिए हीरा खोजकर लाई हैं। भाभी बहुत ही होशियार है और खाना भी कितना लाजवाब बनाया है। भाभी के हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं है, वह तो हर काम में परफेक्ट है। अपनी पत्नी की तारीफ सुनकर आज सुधीर को एहसास हो रहा था कि सच में उसकी पत्नी में कितनी खूबियां थी, लेकिन आज तक उसे दिखाई नहीं दी, हमेशा उसे ताने ही मारता रहा। कल थोड़ी देर पहले तक जिस मधु में उसे 1000 कमियां नजर आती थी, आज उसी पत्नी से सुधीर नजरें नहीं मिला पा रहा है। थोड़ी देर में सभी दोस्त चले जाते हैं। घर में सभी के बार बार फोन आ रहे हैं और सभी मधु के बारे में पूछ रहे हैं, मधु को बधाइयां दे रहे हैं। आज किशोरी जी और मधु बहुत खुश हैं। तभी सुधीर मधु के पास आता है और कहता है, मधु, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें हमेशा डांटता फटकार रहा, तुमने कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा कमियां निकालता रहा, तुम्हें इतना भला बुरा कहा, उस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तो किशोरी जी बीच में बोलती हुई कहती हैं, अच्छा बेटा, आज तुमने देखा कि बहू ने इतनी बड़ी परीक्षा पास कर ली है और वह जिले की अधिकारी बनने वाली है, तो तुम्हें बहू में खूबियां नजर आने लगी।
बल्कि सुबह तक तो मेरी बहू को तुम ताने ही दे रहे थे, कितना कुछ सुना रहे थे। इतनी आसानी से तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। मेरी बहू ने इतने सालों तक तुम्हारी खरी खोटी बातें सुनी हैं तो उसे भी तुम्हें माफ करने में थोड़ा समय लगेगा। मां की बात सुनकर सुधीर चुपचाप से कमरे में चला जाता है। आज पहली बार सुधीर शांत होकर अपने कमरे में गया है, वरना हमेशा मधु ही सुधीर की डांट खाकर चुपचाप कमरे में बैठ जाती थी। सुधीर को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा है। वह मधु से कटा कटा रह कहता है, ढंग से बात भी नहीं करता, आत्मगलानी से भरा हुआ है, बार बार मधु से माफी मांगता है और अंत में मधु उसे माफ कर देती है और कहती है, आज के बाद किसी को कम मत आंकना। भले ही कोई कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, जो क्वालिटी उसमें हो आप में ना हो। भले ही मैं आज जिला अधिकारी बन गई हूं, लेकिन कल तक मैं एक मामूली सी हाउसवाइफ थी। तो क्या जो काम मैं कर लेती थी, क्या वह काम आप कर सकते थे? मेरे जैसा खाना बना सकते थे? क्या मेरी तरह घर को संभाल सकते थे? क्या तो जो खूबियां मुझ में है वह आप में नहीं हो सकती हैं? और जो आप में है तो जरूरी नहीं है कि मुझ में भी वही सारी खूबियां हो। हर कोई अलग होता है तो उसकी अच्छाइयां बुराइयां भी अलग अलग होती हैं। और जब हम पति पत्नी होते हैं तो हमें एक दूसरे की अच्छाइयों बुराइयों के साथ ही स्वीकार करना चाहिए। हर किसी में सिर्फ अच्छाइयां हो ऐसा तो संभव ही नहीं है। हाँ मधु, मैं तुम्हारी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं और अब मैं किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती का बहुत अच्छी तरह से एहसास है। सुधीर मधु के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगता है। ये देखकर आज किशोरी जी बहुत खुश है। उन्हें अपनी बहू पर फक्र है और अपनी पसंद पर भी कि जो वह मधु को अपने घर की बहू बनाकर लाई हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।